हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को आरबीडब्ल्यूएम पढ़ा रही हूँ। और आरबीडब्ल्यूएम में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं उस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ और एक आपको एज अ होमवर्क प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप बढ़िया तरीके से एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर सको। तो जो लोग भी सीरियस हैं और जिनको भी जैब 2025 एग्जाम्स देने हैं उन सभी के लिए वीडियो फ्रूटफुल होने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 11 तक मैंने कवर करा दिया था। आज हम चैप्टर 12 देख रहे हैं। चैप्टर 12 का पार्ट 1 है ये। चैप्टर 12 है आपका डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, छोटा सा वीडियो होता है, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने चैप्टर 11 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन था मेरा, विच स्टेटमेंट अबाउट नैश आर करेक्ट। तो तीन ऑप्शन है, एस्टैब्लिश्ड बाय एनपीसीआई इन 2016, नो प्रोविजंस फॉर यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर, प्रोसेसेस बेनिफिट्स वाया आधार पेमेंट ब्रिज। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए एंड सी हमारा करेक्ट आंसर था, बी हमारा करेक्ट नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है। तो गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहिए। अगर एग्जाम देना है तो यहाँ पे पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीके से। ट्रस्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ही यहाँ पर लेकर मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। तो आज हम डिजिटाइजेशन में नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में जानेंगे। क्या है, कब आया, किसके द्वारा लाया गया, क्या इसके सर्विसेज है, बेनिफिट्स क्या क्या है, सारी चीजें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको लॉन्च किया गया है आईडीआरबीटी के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था? तो 27 अगस्त 2004 को। तो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि एनएफएस को कब लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए आईडीआरबीटी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये जो है किसके द्वारा टेकन ओवर कर लिया गया है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा अब इसको टेकन ओवर कर लिया गया है। आज के डेट में वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एटीएम्स नेटवर्क है ये इंडिया में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसकी ग्रोथ एंड रीच की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टिल 2022 तक का ये डेटा है, जिसके हिसाब से इनकी क्या ग्रोथ है, क्या रीच है, उसके बारे में बताया है। तो मेंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे 1212 मेंबर्स हैं, जिसमें आप देखेंगे 112 आपके डायरेक्ट मेंबर बैंक है, फिर 1053 आपके सब मेंबर बैंक है, 43 आपका आरआरबी है, एंड 4 आपका व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर्स है। कितने एटीएम्स कनेक्टेड है टिल नाउ? तो 2.58 lakhs एटीएम्स इससे कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एटीएम्स नेटवर्क। आगे चलते हैं, इसके मेंबरशिप कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसकी मेंबरशिप तो लेनी पड़ती होगी। तो तीन तरीके हैं यहाँ पे। पहला होता है, एक तो डायरेक्ट मेंबरशिप होता है, एक स्पॉन्सरशिप मॉडल होता है, और एक सब मेंबर्स होता है। तो डायरेक्ट मेंबर्स में आप देखेंगे कि अगर किसी को मेंबर बनना है तो 3 लाख वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस होता है, प्लस जो भी टैक्सेस लगते हैं वो आपको पे करना होता है। अगर आप स्पॉन्सरशिप मॉडल बनते हो, अब स्पॉन्सरशिप जो मॉडल होते हैं, तो स्पॉन्सरशिप अगर आप बनते हो एनएफएस के, तो आप यहाँ पर जितने भी सब मेंबर्स जो ज्वाइन करना चाहते हो उनको आप हेल्प करते हो एनएफएस के साथ जुड़ने में। ठीक है, तो उनके चार्जेस यहाँ पर मेंबर्स के कॉस्ट क्या होते हैं? 6 लाख वन टाइम फी होता है, प्लस आपके टैक्सेस लगते हैं। एंड सब मेंबर्स, अगर सब मेंबर्स को ज्वाइन करना है तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं, उनके द्वारा आपका सब मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। आगे यहाँ पर इंटरचेंज फीस की बात कर लेते हैं। तो कैश विड्रॉवल और जो कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर होता है, तो अगर आप एनएफएस से करते हो तो 17 रुपीज लगता है पर अप्रूव ट्रांजेक्शन। एंड अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि आपको बैलेंस इंक्वायरीज वगैरह करनी है, तो 6 रुपीज पर ट्रांजेक्शन आपके फीस यहाँ पर चार्ज होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं निकाल के लाई हूँ, क्योंकि एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको हो सकता है डायरेक्ट मेंबर्स के कॉस्ट पूछ ले, आपसे इंटरचेंज फीस, कैश विड्रॉवल और कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर का पूछ ले, है ना। उसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच किसके द्वारा टेकन ओवर किया गया है? तो एनपीसीआई के द्वारा टेकन ओवर किया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आगे चलते हैं, इसमें कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज है एट एटीएम्स एंड सीडीएम्स, तो उसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे, यानी कि आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी एटीएम बैंक के एटीएम से। तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर कर सकते हो, हमने देखा है। फिर चेकबुक रिक्वेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो, स्टेटमेंट रिक्वेस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा आप आधार नंबर सीडिंग मतलब भी कर सकते हो, यानी कि आप अपने आधार नंबर से लिंक भी कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको नेशनल फाइनेंशियल स्विच में प्रोवाइड की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखिएगा। आगे हम डिजिटल लैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिजिटल लैंडिंग क्या है, तो जैसे आप बैंक में सर्विसेज लेने जाते हो तो लोन्स वगैरह बेसिकली जब आप लेते हो तो ब्रांच में जाके लेते हो, वैसे ही ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन लोन्स वगैरह लेते हो, ठीक है, वाया वेब, वाया मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, क्यों लेते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट है, सीमलेस है, इफिशिएंट होता है, इसकी वजह से आप यहाँ से डिजिटल लेंडिंग लेते हो, जिसमें आपका सारा का सारा प्रोसेस होता है। जैसे आप ऑफलाइन बैंक में जाते हो तो आपके क्रेडिट असेसमेंट होती है, सोर्सिंग होती है, देन डिसबर्समेंट किया जाता है, सेम आपको डिजिटल लेंडिंग में भी चीजें देखने को मिलती है। इसके एडवांटेजेस क्या है, तो क्विक प्रोसेस होता है, डिसबर्सल आसानी से हो जाता है, कन्वीनियंस है, ऑनलाइन सारी चीजें आपको करनी होती है, तो ज्यादा आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है आपका डिजिटल लेंडिंग। लेकिन यहाँ पर डिजिटल लेंडिंग में काफी सारे कंसर्न है, काफी सारी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है, तो डेटा प्रिवेसी का एक दिक्कत आता है, यानी कि यहाँ पर जब चीजें ऑनलाइन होती है ना, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका डेटा लीक हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रेचेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है डिजिटल लेंडिंग के केस में। इवन यहाँ पर आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी देखते हो, यानी कि अनएथिकल मीन्स से यहाँ पर जो डिजिटल लेंडर्स होते हैं आपसे चार्जेस लेते हैं, तो अपने हिसाब से वो हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर्स को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि अगर वो ब्रांच में जाते हैं तो इतने चार्जेस नहीं होते कंपेयर टू डिजिटल लेंडिंग। तो यहाँ पर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब की काफी ज्यादा लैक देखने को मिलती है। तो जब इस तरीके के कंसर्न आ रहे थे कि डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं, अनएथिकल मीन्स आप अपने कस्टमर्स को चार्ज कर रहे हो यहाँ पर, तो इसमें आरबीआई ने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया 10 अगस्त 2022 में। उन्होंने बोला कि जितने भी डिजिटल लेंडर्स हैं वो यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस के साथ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से फेयर मींस से अपने कस्टमर्स के साथ डील करें। जब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा तो चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमको अपने कस्टमर्स के साथ जो है फेयर तरीके से डील करना चाहिए। क्यों, हम यहाँ पर अनएथिकल मीन्स से नहीं कर सकते, अगर आप करते हो तो आपको पेनल्टी, आपको चार्जेस लगती है, क्योंकि आपको पता है बैंक्स के लिए कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना कस्टमर्स के बैंक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अपने कस्टमर्स को ही मिसलीड कर रहे हो, गलत तरीके से पैसे चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क बना दिया कि फेयर तरीके से आपको अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है, यानी कि जो चार्जेस हैं, जो जेन्युइन चार्जेस है, जो जेन्युइन इंटरेस्ट रेट है, वही यहाँ पर लगेगा। तो इन्होंने रेगुलेटेड एंटिटीज प्लस जो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर थे उनको ये फ्रेमवर्क बोला कि आपको ये अप्लाई करना है फ्रॉम नाउ, यानी 2022 के बाद, 10 अगस्त के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये चीजें लागू हुई तो कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से रूल्स आए, क्या आया इस रेगुलेटरी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो देखिए, पहला था कि जब भी लोन डिसबर्सल होगा या रीपेमेंट होगा तो ये बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटीज एंड द बोरोवर्स के बीच में होना चाहिए, कोई भी थर्ड पार्टी अकाउंट्स यहाँ पर अलाउ नहीं हो सकता, ठीक है। फीस एंड चार्जेस जो है रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा पे किया जाएगा, नॉट बाय द बोरोवर्स। थर्ड आया इसका कि प्रोवाइड करना है आपको बोरोवर्स को की फैक्ट शीट, जिसमें आप देखेंगे एक फैक्ट शीट आता है जिसमें आपके पूरे लोन्स वगैरह की डिटेल्स लिखी होती है, कितना लोन लिया, कब इसको कंप्लीट होगा, कितने साल के लिए है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पूरा एक फैक्ट शीट बन के आता है जिसमें आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है। तो वो आपको प्रोवाइड करना है अपने बोरोवर्स को। डिस्क्लोज करना है एनुअल परसेंटेज रेट एज द टोटल लोन कॉस्ट, तो क्या उनका एनुअल परसेंटेज रेट है, कितना रेट चार्ज कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको उसमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कोई भी ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाएगा विदाउट द कंसेंट ऑफ बोरोवर। यहाँ पर आप देखेंगे
borrowers can escalate unresolved complaint to the RBI ombudsman। यानी कि अगर borrowers को कोई भी कंप्लेन दिखती है और वो रिजॉल्व नहीं होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कंप्लेन कर सकते हैं आरबीआई ओम्बड्समैन को। आपको पता है कि ओम्बड्समैन जो है किस लिए लाया गया है कि अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है किसी भी कस्टमर्स को और अगर बैंक उसको उस कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो वो ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। पर्टिकुलरली ये कस्टमर्स के लिए ही उनके प्रॉब्लम्स, उनके रिड्रेसल ग्रीवियंसेस को ही यहाँ पर फुलफिल करती है। ठीक है, तो ये है आपका कस्टमर प्रोटेक्शंस के रूल्स। अब आता है टेक्नोलॉजी एंड डेटा से रिलेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डेटा ब्रीचेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पर जब भी बोरोवर्स का आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि नेसेसरी है, आपको बोरोवर्स के बिना डेटा के तो आप आगे काम नहीं कर सकते, लेकिन बिना उनके कंसेंट के आप उस डेटा को कहीं भी सेंड नहीं कर सकते, कहीं भी आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक तो इसके लिए यहाँ पर जो है स्ट्रिक्ट रूल बना, साथ के साथ ये भी बना कि अगर बोरोवर्स चाहे तो वो उसको डिलीट करा सकती है, उस डेटा को वो रिवोक करा सकती है उस डेटा को। तो बिना कंसेंट के, यानी कि बिना कस्टमर्स के कंसेंट के यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, वेदर वो ऑनलाइन कस्टमर्स का डेटा हो या कोई भी उनके रिलेटेड जानकारी हो। तो अगर वो चाहे तो उसको डिलीट करा सकते हैं और आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा अगर कस्टमर्स अगर उससे कंफर्टेबल नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद आती है रिपोर्टिंग एंड रेगुलेशंस की बारी। तो जितने भी आपके डिजिटल लोन्स वगैरह हैं तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको वो रिपोर्ट करना है, किसको, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। आपको भी पता है कि आपके जो भी लोन्स वगैरह होते हैं उनको रिपोर्ट करना सीआईसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहीं से आपका क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, सारी चीज़ें जो है सेफ रहती है। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड करके बेसिकली यहाँ पर रखते हैं। तो एज अ डिजिटल लेंडर्स आपको ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को अबाउट द बोरोवर्स। इसके अलावा जितने भी हमारे न्यू लेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिजिटल लेंडिंग प्रोडक्ट्स, उनको भी बोला जा रहा है यहाँ पर कि वो भी रिपोर्ट करेंगे अपने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। सारे के सारे जो भी नया वो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन हो, डिफर्ड पेमेंट्स लोन हो, किसी भी तरीके का, तो सारे की रिपोर्ट जो है यहाँ पर सीआईसी कंपनीज को सबमिट करना उनके लिए जरूरी है। तो इस तरीके के आरबीआई गाइडलाइंस लेकर आई ताकि जो भी हमारा कस्टमर डिजिटली लेंडिंग कर रहा है उनको सेफ, सिक्योर और फास्ट, क्विक विथ ग्रेट प्राइवेसी उनको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये था कुछ डिजिटल लेंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में करा देती हूँ, एक आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, पार्टिसिपेट करेगा, इस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस टुक ओवर द एनएफएस एटीएम नेटवर्क फ्रॉम आईडीआरबीटी। तो किसने लिया है? चार ऑप्शंस थे, आरबीआई, एनपीसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईबीए। तो इसका सीधा सा जवाब था एनपीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग फीस एंड चार्जेस टू द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स इन डिजिटल लेंडिंग प्रोसेसेस। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फीस चार्जेस के लिए, द बोरोवर, द रेगुलेटेड एंटिटीज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनी थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को चैट सेक्शन में बताना है। कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है, कमेंट सेक्शन में पूछे, फीडबैक देना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना गाइज ना भूलें। अगर आप लोग जैप 2025 एग्जाम्स को दे रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है पूछिए, बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।